वेलकम टू SSG लॉ एकेडमी। आज हम कर रहे हैं द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज। बेसिकली आरजेएस को लेके हमारी एकेडमी पे ऑलरेडी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम आरजेएस के माइनर एक्ट्स करा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप आरजेएस का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, कोई सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पे इंटरप्रिटेशन एक सब्जेक्ट है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। बीइंग अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट, ये इतना वाइड हो जाता है कि इसकी रिसोर्सेज फाइंड करना मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से पढ़ें, क्या लिमिटेशन है, क्या उसकी बाउंड्रीज़ हैं, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैंने सब जगह से कलेक्शन करके एक वीडियो में लाने की कोशिश की है ताकि इट बिकम ईजी फॉर ऑल ऑफ अस और हम सब के लिए थोड़ा आसानी हो जाए। सबसे पहले हम चलेंगे इसके डेफिनेशन पे। डेफिनेशन में जो फर्स्ट जूरिस्ट है वो है सलमंट। बेसिकली इंटरप्रिटेशन क्या होता है उसी को डिफाइन किया है। इंटरप्रिटेशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच द कोर्ट्स सीक टू ascertain the meaning of legislature through the medium of authoritative forms in which it is expressed. बेसिकली इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? जिसमें कोर्ट्स जो होती हैं वो जो लॉज पार्लियामेंट बनाती है उस लॉज को इंटरप्रिटेट करते हैं, उसको एक डेफिनेट मीनिंग देते हैं, एक असर्टन करते हैं उसका मीनिंग कि लेजिस्लेचर का क्या इंटेंशन थी इसको बनाने के लिए, क्या उसका मीनिंग होगा, और फिर उसको इम्प्लाइड करते हैं। तो इसे समझने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि एक एक्ट जो है या लॉ जो है वो बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, दैट इज़ लेजिस्लेचर के द्वारा। ठीक है, पार्लियामेंट उसे बनाती है, देन पार्लियामेंट उसे बनाने के बाद छोड़ देती है। कोर्ट्स क्या हैं? कोर्ट्स उसको इम्प्लाइड करते हैं और फिर इम्प्लाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन प्रेजेंट। जैसे कि हम सबको पता है देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तीनों का अपना अपना काम है और अलग अलग। उसी काम में लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज बनाना, जुडिशरी का काम होता है उन लॉज को उन लॉज को इंटरप्रिटेट करके अप्लाई करना, और एग्जीक्यूटिव का वर्क होता है उस एक्ट को एग्जीक्यूट करना। तो इसलिए तीनों के ऑर्गन्स हो गए, तीनों ऑर्गन्स के अलग अलग काम हो गए। सेम वेज यहाँ पे कहा गया है इंटरप्रिटेशन, जो ये एक्ट या जो ये लॉज पार्लियामेंट लेजिस्लेचर बना रही है उसको एक डेफिनेट मीनिंग कौन देगा? जुडिशरी देगा, और उस प्रोसेस को इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इंटरप्रिटेशन इज अ प्रोसेस विच इज बीइंग यूज्ड टू असर्टेन द रियल मीनिंग ऑफ एन एक्ट अलॉन्ग विद द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। ना सिर्फ उसके एक्ट का मीनिंग निकालना बल्कि इंटेंशन भी, कि उस एक्ट को बनाने की क्या इंटेंशन है। अब यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं जेजे एक्ट। अभी रिसेंट में हमने अपने यूट्यूब अकेडमी पे ये कंप्लीट किया है जेजे एक्ट, आप वहाँ जाके इसकी वीडियोस भी देख सकते हैं। अब सपोज करो जेजे एक्ट है, तो यहाँ इस एक्ट को बनाने की क्या इंटेंशन है, इसमें जो वर्ड्स हैं उसका क्या है? उसका मतलब ये है कि जो जुवेनाइल्स हैं उनके रिलेटेड जो लॉज हैं वो यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। इवन दो आईपीसी भी हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, आईपीसी में तो सब लोग हैं एवरी एज के, लेकिन फिर जेजे एक्ट बनाने की क्या इंटेंशन है, क्या मीनिंग है? तो इस एक्ट का अलग मीनिंग हो जाएगा, आईपीसी का अलग हो जाएगा। आईपीसी जनरल है, जुवेनाइल जस्टिस में आप जुवेनाइल जो ऑफेंडर्स होते हैं, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स होते हैं, 18 ईयर से कम होते हैं, उन सब के लिए ये एक्ट है। तो यहाँ जब हम इसको इंटरप्रिटेट करेगी कोर्ट, तो यहाँ पे इसके मीनिंग्स अलग होंगे उन वर्ड्स का, और यहाँ पे वर्ड्स का मीनिंग अलग होगा। अगर यहाँ ऑफेंडर वर्ड यूज़ किया तो यहाँ ऑफेंडर वर्ड का मतलब हो जाएगा सीधा सीधा लेस देन 18 ईयर्स, लेकिन यहाँ ऑफेंडर हुआ तो यहाँ तो एनी एज, कोई भी एज। तो इस हिसाब से दोनों में ये डिफरेंस आया। इस तरीके से इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस है जिसमें ये वाला एक्ट हो या ये वाला एक्ट हो, क्या एक्ट है, क्या इंटेंशन रही है लेजिस्लेचर के बीच में इन्हें बनाने की, पीछे वो इंटेंशन और मीनिंग निकालना, वो प्रोसेस को इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ये जूरिस्ट सलमन ने कहा है। दूसरे जूरिस्ट हैं जूरिस्ट क्रॉस। जूरिस्ट क्रॉस ने कहा है इंटरप्रिटेशन इज अ प्रोसेस बाय विच द कोर्ट डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस फॉर द पर्पस अप्लाइंग इट टू द सिचुएशन बिफोर इट। क्रॉस ने कहा है कि जो सिचुएशन कोर्ट के सामने आती है उस सिचुएशन को कोर्ट जो लॉज लेजिस्लेचर बना रहा है उसको इम्प्लाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। उस प्रोसेस को इंटरप्रिटेशन कहते थे। अब यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक आदमी का मर्डर हुआ, सपोज करो ए गेट मर्डर्ड, और अब उसकी बॉडी फाइंड हुई है और बी जो है वो ऑफेंडर है। अब बी ने मर्डर किया सपोज करो, मतलब डेथ कॉज की है।
अब जैसे डेथ कोज हुई है तो हमारे पास कोर्ट के पास दो ऑप्शन है कि वो 299 में देखेगी कि 300 में देखेगी। अगर 299 में फॉल हो रही है सिचुएशन तो कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंट टू मर्डर हो जाएगा, और अगर 300 में देखा गया तो मर्डर हो जाएगा। अब ये चीज़ डिटरमाइन द मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूटरी प्रोविजन कि इसके क्या प्रोविजंस के क्या मीनिंग है, इसके क्या मीनिंग है, और क्यों इन दोनों में से मतलब क्यों इनमें से इस पे या इस पे फॉल करेगी। ये सब काम कर क्या है कोर्ट का देखना। और ये प्रोसेस जो होता है, जो जैसे सिचुएशन हमारे सामने गई, सिचुएशन कोर्ट के सामने आई, उस सिचुएशन जो कोर्ट के सामने आई है उस सिचुएशन को डिटरमाइन करके अप्लाई करना स्टैट्यूटरी प्रोविजन को कि 299 लगेगा कि 300 मतलब अप्लाई करेगा, उस सिचुएशन को फॉल करने को ये जो प्रोसेस होता है उसे इंटरप्रिटेशन कहते हैं। थर्ड जूरिस्ट है ब्लैकस्टोन। ब्लैकस्टोन ने एक बहुत ही थोड़ा सा वाइड डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है द मोस्ट फेयर एंड रैशनल मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन interpreting a statute is by exploring the intention of the legislature through text and the subject matter, the effect and the consequences or the spirit and reason of the laws. Basically, Blackstone ने sources बताए हैं कि क्या सोर्सेज होने चाहिए इंटरप्रिटेशन के। तो उन्होंने कहा है कि फेयर एंड रैशनल मेथड अपना ही करना चाहिए। अब वो क्या होता है कि अगर हमें लेजिस्लेचर की इंटेंशन देखनी है तो हमें टेक्स्ट पे जाना पड़ेगा, हमें सब्जेक्ट मैटर पे जाना पड़ेगा, हमें इफेक्ट देखना पड़ेगा, हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ेंगे, और हमें क्या देखने पड़ेगी, स्पिरिट देखनी पड़ेगी एंड रीजन ऑफ लॉ। जब हम ये सारी चीज़ें देखेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगी, इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, हमारे पास ये निकल के आएगी। तो बेसिकली ब्लैकस्टोन की जो डेफिनेशन है वो सोर्स बताती है लेजिस्लेचर का। थर्ड है, यहाँ पे केस है केस ऑफ माइल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेस CIT 1965 सुप्रीम कोर्ट। हमारे हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि इट इज़ अ जुडिशियल एक्सपीरियंस दैट इन अ मैटर ऑफ लॉ इन्वॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ constructing statutory and constitutional provisions, two views are often reasonably possible, and when the judicial approach has to make a choice between the two reasonably possible views, the process of decision making is often very difficult and delicate. अब यहाँ इन्होंने एक थोड़ी सी हेल्प कर दी कोर्ट की और कहा कि सपोज नॉट कि समटाइम्स सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि दो रीजनेबली पॉसिबल व्यूज आ रहे हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था ये 299 और 300 का। अब यहाँ सपोज करो ऐसी सिचुएशन आ रही है कि 299 में फॉल होगा कि 300 में फॉल होगा, और देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। ठीक है, अब यहाँ डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई, तो इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ये एक बहुत डेलीगेटेड प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का। अब यहाँ जो डेलीगेशन के साथ डिसीजन लेंगे ना जुडिशरी, तो वही डिसीजन को क्या बोला गया है, इंटरप्रिटेशन बोला गया है। फिर एक और जो केस है पेंडितन केमिकल्स लिमिटेड CIT 2003 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इट वॉज हेल्ड दैट द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन वुड कम इन टू प्ले ओनली इफ देयर इज एनी डाउट विद रिगार्ड टू द एक्सप्रेस लैंग्वेज यूज्ड एंड वेयर द वर्ड्स आर unequivocal, there is no scope for importing any rules of interpretation. बेसिकली यहाँ कोर्ट ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि अगर ऐसा सिचुएशन है कि डाउट क्रिएट हो रहा है तो वो एक्सप्रेस लैंग्वेज के अलावा यूज़ कर सकती है इंटरप्रिटेशन, अदरवाइज जो वर्ड जहाँ लिखा हुआ है उसका मतलब वही होगा और वहाँ पे आपको इंटरप्रिटेशन नहीं करनी है। अब जैसे सपोज करो जुवेनाइल जस्टिस में कहा एनी चाइल्ड कन्फ्लिक्ट विद लॉ, अगर कन्फ्लिक्ट विद लॉ कहा है तो कन्फ्लिक्ट विद लॉ ही रहेगा, उसको आप एनी चाइल्ड कन्फ्लिक्ट विद लॉ के अलावा दूसरी डेफिनेशन नहीं दे सकते, दूसरा मीनिंग नहीं दे सकते। तो यही बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1957 सुप्रीम कोर्ट, इट was observed that when a question arises to the interpretation to be put on an enactment, what the court has to do is ascertain the intention of
them that make it and must course by gathering from the words actually used in the statute. बेसिकली यहाँ पे भी ये कहा गया है, जब जैसे अभी हम जुवेनाइल जस्टिस का ही ले रहे हैं एग्जाम्पल, तो यहाँ पे जो हम इंटरप्रिटेट करेंगे, सपोज करो हम फर्स्ट सेक्शन इंटरप्रिटेट करेंगे तो हम 2, 3, 4 और अदर सेक्शंस भी देखेंगे और फिर उन सबको कलेक्टिवली करके मीनिंग निकालेंगे. ये वाली बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कही है. अब what is the need of for interpretation? इंटरप्रिटेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? It is of the importance because of the inherent nature of legislation as a source of law. बेसिकली ये इनहेरिटेंट पावर है लेजिस्लेचर की, ठीक है. तो उस इनहेरिटेंस पावर की वजह से हमें इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ी. इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट सर्व्स एज अ ब्रिज ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ स्टैट्यूट एंड व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द कोर्ट. बेसिकली एक ब्रिज की तरह काम करता है. यहाँ पे लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है, यहाँ पे जुडिशरी ने उसे इंटरप्रिटेट किया है, तो ये एक ब्रिज है यहाँ से यहाँ तक आने का, ठीक है. तो इसलिए इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Judiciary primarily makes the intention of legislature clear by expounding the express or implied meaning of the words used by looking at them in the light of the scheme and object of the statute. Basically, judiciary का यहाँ पे एक प्राइमरी काम है कि वो इंटेंशन निकाले क्लियरली, जो वर्ड्स वहाँ पे एक्सप्रेस है इम्प्लाइडली हैं उन वर्ड्स को यूज़ करके और लाइट ऑफ द स्कीम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टैट्यूट देखे. Legislation is the source of law which consists in the declaration of the legal rules by competent authority. When judges by judicial decision lie down a new principle of general application of the nature specifically reserved for the legislature, they may be said to have been legislated and not merely declare the law which is their only function. ये restriction है, ये restriction impose की गई है जुडिशरी पे. ये सेम बात करिए जो अब प्रीवियसली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई एक्ट आ रहा है इंटरप्रिटेशन करने का तो उसको एक्सप्रेसली और उसी जुरिडिक्शन में करें. अगर आपने उस जुरिडिक्शन से बाहर निकल के कुछ कर दिया ना तो वो आप अपने फंक्शन से बाहर जा रहे हो. आपका काम सिर्फ लॉ को इंटरप्रिटेट करना है, लॉ को बनाना नहीं है. ये बहुत सारे जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. वीके रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2006 सुप्रीम कोर्ट ने कहा है द जजेस शुड नॉट प्रोक्लेम दैट दे आर द प्लेइंग द रोल ऑफ लॉ मेकर merely for an exhibition of judicial valora. Similarly, the court cannot direct the legislature to make a particular law as this is clearly illegal for judge cannot legislate. Basically, यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम बात कही है जो यहाँ पे की है कि जजेस का काम लॉ मेकिंग नहीं है, नॉट लॉ बनाने का काम नहीं है, बल्कि टू इंटरप्रिटेड है, इंटरप्रिटेड करना है, ठीक है, कि आप इंटरप्रिटेट करें, आप अप्लाई करें, ये काम जुडिशरी का है. अब हम चलते हैं इसके कुछ रूल्स को जो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जिनमें सबसे पहले है द लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन. ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि व्हाट इज़ द लिटरल ये इंटरप्रिटेशन या व्हाट इज़ द ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स और क्या प्रिंसिपल्स, इस प्रिंसिपल में क्या रूल्स होते हैं. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने इसको पॉइंट्स में डिवाइड किया है. वर्ड्स आर गिवन देयर ऑर्डिनरी एंड नेचुरल मीनिंग. इफ द मीनिंग ऑफ सच वर्ड्स इज क्लियर दे शुड बी गिवन इफेक्ट टू वट एवर इज देयर कॉन्सिक्वेंसेज. सिंपल लिटरल और ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि वर्ड्स को रियल मीनिंग देना, ऑर्डिनरी मीनिंग देना, कुछ भी उसका इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंसेज हो. अब सपोज करो अगर यहाँ पे ये लिखा है गर्ल, तो गर्ल मीन्स गर्ल है. You cannot say girl means above 18 or girl means below 16. No, the girl means girl of any age. Clear meaning है तो clear ही word use होगा. That judges are not at liberty to add to or to take away from the letters of the law. Judges तो लिबर्टी में नहीं होते, ना उन्हें ऐड करने की ज़रूरत होती है, ना कुछ चीज़ ना कोई वर्ड्स लेने की ज़रूरत है. जैसा वर्ड है उसको ऑर्डिनरी मीनिंग दो, नेचुरल मीनिंग दो जजेस का, और यही इस प्रिंसिपल में कहा गया है. दे हैव टू लिमिटेड टू द लैंग्वेज ऑफ द लॉ एंड कोर्ट्स कैन नॉट रीड एनीथिंग इनटू स्टैट्यूटरी प्रोविजंस विच इज़ प्लेन एंड अनएम्बिगुअस. अगर अनएम्बिगुअस है, प्लेन है, तो उसको प्लेन मीनिंग दो ना. वही बात ये प्रिंसिपल करती है. The intention of the legislature has been expressed by it
through words which are to be interpreted according to the rules of grammar. Rules of the grammar, suppose करो is है तो it means है, अगर was है तो था, अगर will है तो होगा। तो ये जो ग्रामेटिकल मीनिंग्स है उसी के हिसाब से यहाँ पे उनको मीनिंग दी जाएगी। दिस हैज़ बीन कॉल्ड द सेफेस्ट रूल बिकॉज द लेजिस्लेचर इंटेंशन कैन बी डिडक्टेड ओनली फ्रॉम द लैंग्वेज थ्रू विच इट इज़ द एक्सप्रेस्ड सेल्फ। इसे सेफेस्ट रूल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे माइंड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, कुछ अलग चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल मीनिंग दो। द रूल इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल अ सिंपल प्रपोजिशन नीड्स नो एक्सपोजर। सिंपल सी बात, ये लिटरल और ग्रामेटिकल। इसी में सेकंड रूल है मिसचीफ रूल। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ऐसे पूछा जाता है। मिसचीफ रूल का मतलब क्या होता है, किस केस में किया गया, क्या प्रिंसिपल्स हैं, सेम वेज ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट पूछ लेते हैं। दिस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन वाज लेट डाउन इन द केस ऑफ हिडेंस केस इन विच इट वाज हेल्ड 4 थिंग्स टू बी कंसिडर। मिसचीफ रूल का सेकंड नाम जो है वो है हिडेंस रूल्स, क्योंकि एक हिडेंस का केस आया था, उसमें ये वाली बात कही गई, ये मिसचीफ रूल की बात की गई। तो इसमें 4 चीज़ होती है जब कंसिडर करना होता है मिसचीफ रूल। कहता है व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर मेकिंग ऑफ द एक्ट। इस एक्ट को बनाने से पहले क्या कॉमन लॉ था। व्हाट वाज द मिसचीफ एंड डिफेक्ट फॉर विच द कॉमन लॉ डिड नॉट प्रोवाइड। क्या मिसचीफ या डिफेक्ट है जिसके लिए कॉमन लॉ प्रोवाइड नहीं किया गया। व्हाट रेमेडी द पार्लियामेंट हैड रिजॉल्व्ड एंड अपॉइंटेड टू क्योर द डिजीज ऑफ द कॉमनवेल्थ। क्या रेमेडी पार्लियामेंट रिजॉल्व करना चाहती है या क्योर करना चाहती है इस लॉ को बनाने के बाद। एंड द ट्रू रीज़न ऑफ द रेमेडी, इस रेमेडी को देने का ट्रू रीज़न क्या है। अब इसमें आ जाते हैं जैसे डोमेस्टिक वायलेंस केस, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जब हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, अगर हम इसे मिसचीफ रूल के अकॉर्डिंग एक इंटरप्रेटेड करेंगे तो हम देखेंगे इससे पहले क्या कॉमन लॉ था। तो पहले हम देखेंगे भाई आईपीसी में यहाँ जाके पनिश होती थी, अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आ गया है ना, इसका क्या डिफेक्ट हुआ और इसको क्यों अप्लाई और रिजॉल्व किया गया। इसको बनाने का, इसको क्योर करना है कि भाई जो जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो तो उनको क्योर किया जाए, उनको प्रॉपर रेमेडी दी जाए, स्पीडी जजमेंट दी जाए, स्पीडी ट्रायल दिया हो जाए और स्पीडी जस्टिस करा जाए। और इसकी ट्रू रेमेडी क्या है, वुमेन्स को प्रोटेक्ट करना, ये सब करना, ठीक है। तो ये चारों चीज़ मैंने अभी बताया एग्जाम्पल रूप में मिसचीफ रूल के काम है जब हम ऐसे देखेंगे, ठीक है। मिसचीफ रूल के कुछ और भी एम्स, कुछ और भी पॉइंट्स है जैसे दिस एम्स एट फाइंडिंग द मिसचीफ एंड डिफेक्ट इन द स्टैच्यू एंड देन प्रोवाइडिंग फॉर द रेमेडी ऑफ द सेम। पहले उसका डिफेक्ट निकालना और फिर उसकी रेमेडी प्रोवाइड करना। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस रूल इज दैट इट क्लोजेज द लूप होल्स इन द लॉ एंड हेल्प्स टू डेवलप द लॉ। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था जुवेनाइल जस्टिस का, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जैसे 2000 में बना था, फिर बाद में 2015 में अमेंडमेंट आया, फिर 2018 में अमेंडमेंट आया। तो यहाँ अगर हम मिसचीफ रूल अप्लाई करें तो मिसचीफ रूल का ये है कि वो पहले इस दौरान मिसचीफ रूल अप्लाई करके हमने यहाँ पे डिफेक्ट्स बता दिए कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 में ये डिफेक्ट्स थे। फिर क्या हुआ, लेजिस्लेचर ने 2015 में अमेंड करके ये डिफेक्ट्स ख़त्म कर दिए, यहाँ के ख़त्म हो गए। अब यहाँ पे हमने फिर मिसचीफ रूल अप्लाई किया सपोज करो, और फिर यहाँ पे हमने इसके डिफेक्ट्स बता दिए कि भाई इसमें ये 2 और डिफेक्ट्स हैं। अब 2018 में वापस से लेजिस्लेचर ने ये डिफेक्ट्स ख़त्म करके अमेंडमेंट कर दिया। तो इसका ये बेनिफिट जो होता है इस प्रिंसिपल का सबसे ज़्यादा है कि पहले डिफेक्ट निकालो फिर उसकी रेमेडी प्रोवाइड करो। दिस रूल्स अलाउ द जजेस टू चेंज द मीनिंग ऑफ द लॉ विद द व्यू टू एंश्योर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड दिस रूल गिव मोस्ट डिस्क्रिएशन टू द जजेस एंड इज सूटेड टू द एम्बिगुअस केस, ठीक है। ये सबसे फेवरेट प्रिंसिपल है जजेस के लिए। ये रूल्स अलाउ करता है कि कोई चेंज अगर करना चाहते तो वो चेंज कर सकते हैं। अब जैसे सपोज करो ट्रिपल तलाक को लेके आ जाए। ट्रिपल तलाक को लेके जो लॉज थे पहले ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था, कोई प्रॉपर नहीं था, तो वो अकॉर्डिंग जो जजेस क्या करते थे उसको थोड़ा सा इंटरप्रिटेट करके अदर प्रोविजंस को देके इंटरप्रिटेट करके और प्रॉपर जजमेंट दे देते। अब डिफेक्ट ख़त्म हो गया, 2019 में एक्ट भी आ गया, है ना। तो इस तरीके से ये उस दौरान जब यहाँ पे लॉज नहीं थे तो जजेस ने इसको इंटरप्रिटेट किया अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिशन और इसको प्रॉपर रेमेडी प्रोवाइड करने की कोशिश की। इसी उसमें थर्ड प्रिंसिपल है द गोल्डन रूल। यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है द गोल्डन रूल का क्या मतलब है, क्या काम करता है और इसमें क्या प्रिंसिपल अप्लाई होता है। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन आता है।
सबका सेम क्वेश्चन आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको ढीले मिले, ये करना इंपॉर्टेंट है। हमेशा ऐसी क्वेश्चन आ जाएगा कि गोल्डन रूल का मतलब क्या है, ठीक है। तो सेम वेज ये थर्ड प्रिंसिपल है हमारा, दिस रूल इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। बेसिकली जो ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन था, जहाँ हम ऑर्डिनरी मीनिंग दे रहे थे और नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन वाला मीनिंग दे रहे थे, उसको मॉडिफाई करना ही गोल्डन रूल होता है। Ordinarily, the words used in the statute should be given their natural meaning, but if it leads to inconvenience, hardship, or injustice, the courts must modify the meaning of such an act extent so as to remove such inconvenience or injustice, so as to this rule solves all problems. This is called the golden rule. इसे golden rule कहते हैं। Basically इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमने उसको ऑर्डिनरली नेचुरल मीनिंग दे दिया, लेकिन उसके बाद भी वो इनकन्वीनियंसी, हार्डशिप या इंजस्टिस प्रोवाइड कर रहा है, तो उस केस में उस इनजस्टिस, हार्डशिप और इनकन्वीनियंस को रिजॉल्व करने के लिए उसे दूसरा मीनिंग दिया जाता है, और वो जो मीनिंग्स होते हैं, वो जो रूल्स अप्लाई करे जाते हैं, उसे गोल्डन रूल कहते हैं। अब सपोज करो मैंने एग्जाम्पल दिया था गर्ल का, अब जैसे ही मैंने गर्ल बोला तो इसका मतलब एनी एज हो गया, लेकिन अगर हम यहाँ पे किडनैपिंग और अबडक्शन की बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, बिलो 18, बिलो 16 की बात करें तो किडनैपिंग, और अबव 16 की बात करें तो अबडक्शन। तो यहाँ पे जो मीनिंग देना है, ठीक है, नॉर्मली गर्ल का मतलब गर्ल है, लेकिन यहाँ एज का डिफरेंस हो गया, तो यहाँ ये जो चीज़ है ना, इस हार्डशिप को हटाने के लिए, इनकन्वीनियंस को हटाने के लिए गोल्डन रूल का अप्लाई होगा, ठीक है। दिस रूल इज बेस्ड ऑन द assumption that the legislature does not intended certain objects and any construction leads to any of such objects deserve to be rejected, ठीक है। तो ये assumption क्या है, legislature का does not intend certain objects, ठीक है, लेकिन कोई कंस्ट्रक्शन उस पर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको हटाने के लिए गोल्डन रूल अप्लाई किया जाता है। इसमें फोर्थ है हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकली भी एंड थियोरेटिकली भी एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। दिस रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज अडॉप्टेड इन दोज केसेस वेयर arise a conflict between two or more statutes or between two provisions of the same statute, ठीक है। ये हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, जैसे इसका नाम आया है, जैसे वर्ड से ही समझ में आ रहा है, हारमोनियस मतलब ब्रदरहुड, एक पीसफुल कंस्ट्रक्शन करना या पीसफुल एक डिसीजन पे आ जाना, ठीक है। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब दो एक्ट्स या दो सेक्शंस एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो और आमने सामने आ रहे हो, तो तब क्या करें, तब उनके बीच में हारमोनियस कंस्ट्रक्शन जो है वो अप्लाई किया जाएगा। द रूल्स फॉलो द प्रिंसिपल दैट एवरी स्टैट्यूट हैज़ सम पर्पस फॉर विच इट इज़ एनेक्टेड, सो इट शुड बी रीड एज अ होल। So the enactment which makes the enactment a consistent whole should be the aim of the court, and construction which avoids inconsistency should be adopted, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इंटरप्रिटेट करते किसी स्टैट्यूट को तो हमें पूरा पढ़ना पड़े। अब आप देखो टीपीए का एग्जाम्पल, जब हम टीपीए पढ़ेंगे तो हमें टीपीए पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे चैप्टर नंबर 2 है, वो मोमडन्स पे नहीं अप्लाई होता, ठीक है, मुस्लिम्स पे नहीं अप्लाई होता, तो ये हमें कब पता चलेगा, ये हमें तब पता चलेगा अगर हम सेक्शन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो अगर हम सेक्शन नंबर 4 नहीं पढ़ते हैं तो ये तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये समझने के लिए कि ये किन पे अप्लाई होगा, हमें सेक्शन 4 भी पढ़ना पड़ेगा। तो बेसिकली यही हारमोनियस कंस्ट्रक्शन है। अगर हमें एक स्टैट्यू या एक सेक्शन का या एक वर्ड का मतलब ढूंढना है किसी स्टैट्यू में, तो हमें वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। यही हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल है। This basis of the principle of harmonious construction probably is that legislation must not have intended to contradict itself. Basically इसका मतलब ये है कि कोई भी legislature ऐसा क्यों करेगा कि अगर सपोज करो फर्स्ट सेक्शन में तो वो तुम्हें राइट दे रहा है, सेकंड सेक्शन में वो तुम्हें रिस्ट्रिक्ट कर देता, तो ऐसा क्यों करेगा, ऐसा नहीं करेगा, वो अपनी क्यों बात को क्यों कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। यही इसलिए ये प्रोविजन अप्लाई, ये प्रिंसिपल जो है ये इसका बेस बनता है। दिस प्रिंसिपल हैज़ बीन अप्लाइड इन अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ केसेस डीलिंग विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस पे भी अप्लाई हुआ है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेट करते हैं। इट कैन बी assumed दैट व्हेन द लेजिस्लेचर गिव्स something by one hand it does not take away the same by the other hand। ये भी कहा गया है कि जब लेजिस्लेचर हमें कोई चीज़ देती है तो वो दूसरे हाथ से लेगी नहीं, कि एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। One provision of act does not make another provision of the same act useless। पर मतलब उसका कोई
तुक भी नहीं बनता कि अगर एक एक्ट है वो ऐसा क्यों बनाएंगे कि एक एक्ट तो कहता तुमको राइट दे रहा है, दूसरा तुमको रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो अगर सेम ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे, इसका कोई तुक नहीं बनता कि आप एक ही एक्ट के अंदर ये कर दें। ठीक है, अब जैसे सपोज करो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ले लो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर ये कहा गया है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएगा, है ना, तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा ही नहीं। किसी भी प्रोविजन में ऐसा नहीं कहा गया है कि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। अगर एक प्रोविजन ने कह दी तो कह दिया, मतलब ये द लेजिस्लेचर कैन नॉट बी प्रिज्यूम टू बी कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ बाय एनैक्टिंग अपैरेंटली टू कन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन इन द सेम एक्ट। ठीक है, Supreme Court has laid down rules of harmonious construction in the case of CIT versus Hindustan Bulk Carriers। ये इसका लीडिंग केस है जिसमें हारमोनियस कंस्ट्रक्शन को लेके कुछ रूल्स सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किए। ये केस का नाम भी पूछ लेंगे कि ये केस कौन से रूल्स के साथ अप्लाई करता है या हारमोनियस कंस्ट्रक्शन पे कौन सा केस अप्लाई करता है। तो ये इसलिए यहाँ पे स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। द कोर्ट्स मस्ट अवॉइड head on clash of seemingly contradicting provision. They must construct the contradictory provision so as to harmonize them। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही कह दे कि कोर्ट मस्ट अवॉइड कर दे कोई क्लैश अगर उसको ऐसा लग रहा है, और अगर क्लैश ऐसा है तो उसका हारमोनियस कंस्ट्रक्शन करे। द प्रोविजन ऑफ वन सेक्शन कैन नॉट बी यूज्ड टू डिफेक्ट द प्रोविजन कंटेन इन एनी अदर unless the court, despite of all its effect, is unable to find a way to reconcile their differences. When it is impossible to complete counseling the difference in contradiction provision, the courts must interpret them in such as way so that the effect is given to both the provision as much as possible। ठीक है, पहली बात तो वो कोई ऐसा रास्ता देखें जिससे कि उनके बीच में सही एक हारमोनियस कंस्ट्रक्शन बन सके, नहीं तो उसको वो अवॉइड ही करें as much as be possible। The courts must also keep in mind that interpretation that reduces one provision to useless number or dead is not a harmonious construction। कोर्ट को ये भी देखना पड़ेगा कि सपोज करो ए सेक्शन को वो यूजलेस बना देगी तो वो ना ऐसा करेंगे, इसको डेड कर दे तो वो हारमोनियस कंस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि एक म्यूचुअल बैलेंस दोनों सेक्शंस में या दोनों एक्ट में बनाए, ये काम कोर्ट का है। इसी में फोर्थ प्रिंसिपल है बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। Beneficial statute confers benefits on individual if any provision is ambiguous so that it is capable of two meaning, one of which would preserve the benefit and another which would take it away. The meaning which preserve it should be adopted, and the basis of this rule is that the courts should be generous towards the persons to whom the benefits has been conferred by the statute. It involves giving the widest meaning of the statute। अगर आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा तो बेनिफिट ऑफ डाउट की बहुत वहाँ पे क्रिकेट में बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, और ये दिया जाता है किसको, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है बैट्समैन को। तो सेम वेज यहाँ पे अगर दो मीनिंग है, एक में तुमको कोई बेनिफिट मिल रहा है और एक में तुमसे कोई बेनिफिट लिया जा रहा है, तो बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन में जब हम इंटरप्रिटेट करेंगे तो हम बेनिफिट वाले प्रोविजन अप्लाई करेंगे, बेनिफिट दिया जाएगा। बेनिफिट ऑफ डाउट की तरह यहाँ पे बैट्समैन को लाइव आउट नहीं किया जाएगा बल्कि बैट्समैन को चांस दिया जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी कही गई है, उसको वाइडेस्ट मीनिंग देके बेनिफिट वाला जो प्रोविजन है वही यूज़ किया जाएगा, ना कि वो रिस्ट्रिक्शन वाला। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन द केस ऑफ स्प्रिंग मिडोज हॉस्पिटल versus H. Ahluwalia that if the parents have hired the services of hospital for the benefit of their child, the child can maintain independent action against the hospital for deficient services। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एक ऐसा प्रोविज़न है जहाँ पे पेरेंट्स ने हॉस्पिटल को हायर किया कि वो बच्चे का देखेंगे, देख रेख करेंगे, तो वहाँ ऐसा केस है कि चाइल्ड जो है वो भी मेंटेनेबल है कि इंडिपेंडेंट एक्शन उस पर लेकर है, और पेरेंट तो है ही। ठीक है, एक है नोसेटिया एसोसी रूल। ठीक है, इसका मतलब होता है मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, बर्ड्स ऑफ अ सिमिलर फेदर फ्लॉक टुगेदर। बहुत फेमस प्रोवर्ब है कि साथ जो जैसा आदमी होता है वो वैसी कंपनी रखता है। ठीक है ना, हम लोग का एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम अपने जैसे लोग फाइंड कर लेते हैं और हम उन्हीं में कंफर्टेबल होते हैं। हमारी कंपनी जैसी होगी वैसे हम होंगे। बहुत फेमस लोग हमको बड़े लोग ये बोलते हैं, वही इस
प्रोविजन का मतलब है। द रूल सेज दैट द वर्ड्स यूज इन द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ड्राइव देयर मीनिंग विद द रेफरेंस टू द वर्ड्स फाउंड इन इमीडिएट कनेक्शन विद देम। जो उसके बिफोर और आफ्टर वर्ड्स हैं वही उसको मीनिंग देंगे। मैक्सवेल ने यहाँ पे कहा है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट सेज दैट व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर क्लब्ड टुगेदर दे आर अंडरस्टूड टू बी यूज्ड इन देयर कॉग्निट सेंस, दे टेक इट where their color from each other and more general is restricted to sense analogous to a less general। बेसिकली यहाँ पे कहा गया है, सपोज करो अगर ये कहा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये वर्ड है। अब हम जब पीपल को इंटरप्रिटेट करेंगे तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक तो देखेंगे ही ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि पीपल का मतलब यहाँ पे क्या है। क्या पीपल का मतलब यहाँ पे नॉन सिटीजन्स भी हैं, टूरिस्ट भी हैं, एनिमीज भी हैं, है ना, या एलियंस भी हैं? नहीं, यहाँ पीपल का मतलब है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये हमने पीपल को इंटरप्रिटेट किया उसके आसपास के वर्ड्स को लेके। सेम चीज़ ये रूल बात करता है। In the case of Karnataka versus Union of India 1978, the question of interpreting the word's power as appearing in Article 194 subclause 30 of the Constitution was involved, and this word has been used in the company of the words privileges and immunities of the House of Legislature. The Supreme Court observed that the word must take its meaning from the associate words, and thus interpreted it must mean such power of the House as are necessary for conduct of its business and not legislative powers. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, 194 आर्टिकल के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया और ये कहा गया कि प्रिविलेज और इम्यूनिटी जो वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है उसका मतलब क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि इसका मतलब ये है कि जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस करते टाइम पावर एक हाउस को चाहिए उसके रिगार्डिंग प्रिविलेज और इम्यूनिटीज दिया गया, ना कि लेजिस्लेचर की पावर है, नहीं, बल्कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस को स्मूथ करने के लिए पावर जो चाहिए यहाँ पे वही पावर को मतलब आसान करने के लिए प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज वर्ड दिया गया है और उनका वही मीनिंग है। एजिडसडम जेनरस, इसका मतलब होता है सेम काइंड, ठीक है। नॉर्मली जनरल वर्ड शुड बी गिवन देयर नेचुरल मीनिंग लाइक ऑल अदर वर्ड्स अनलेस द कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर अदरवाइज, बट व्हेन अ जनरल वर्ड follows specific words of distinct category, the general word may be given a restricted meaning of the same category, ठीक है। एजिडस जेनरस का मतलब होता है सेम काइंड नेचुरल मीनिंग दे दो, लेकिन अगर वो वर्ड जनरल फॉर्म में नहीं बल्कि कोई डिस्टिंक्ट फॉर्म में उसको आए तो उसको वो जनरल मीनिंग ना दे के उसको रिस्ट्रिक्टेड सेम कैटेगरी दे देना। द जनरल एक्सप्रेशन टेकन इट्स मीनिंग फ्रॉम द प्रिसीडिंग पर्टिकुलर एक्सप्रेशंस because the legislature by using the particular words of a distinct genus has shown its intention to the effect. This principle is limited in its application to the general word, follows less general word only if the specific word do not belong to distinct genus. This rule is inapplicable, ठीक है, तो ये रूल inapplicable हो जाएगा। अब एक चीज़ होती है इंट्रिंसिक ऐड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि हम ऐड कहाँ से लें, क्या जब हम इंटरप्रिटेट करेंगे तो हमें सोर्स क्या रहेगी। तो इंटरनल सोर्स आर ऑलवेज रिफर टुगेदर विद ईच अदर एज अ होल। सबसे पहले तो इंटरनल सोर्स लेंगे, हम पूरा एक्ट पढ़ेंगे, हम उसकी डेफिनेशन क्लोज पढ़ेंगे, हम उसका इंटरप्रिटेड क्लोज पढ़ेंगे, हम उसका इलस्ट्रेशंस पढ़ेंगे। तो ये नो प्रोविजन स्टैट्यूट कैन बी रिफर्ड इन आइसोलेशन, कोई भी ऐसा स्टैट्यूट नहीं होता जो आइसोलेशन में बनाया गया हो। पार्लियामेंट लेजिस्लेट फ्रॉम अ डेफिनेट पर्पस एंड दैट पर्पस कैन बी असर्टेन बाय रिफरिंग टू द वेरियस इंटरनल एक्ट एंड द होल सेटअप एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्ट बिकम इम्पॉर्टेंट टू नो द ट्रू मीनिंग ऑफ द प्रोविजंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट, ठीक है। तो ये सब हेल्प में लेंगे। अब मेजर इंटरनल एक्ट्स क्या होती हैं, जैसे टाइटल, प्रियम्बल, मार्जिनल नोट्स, प्रोविजोज, parliamentary history, bills, committee reports, textbooks, dictionaries, explanation, illustration, schedules, definition clause, foreign laws and decisions and consolidated statutes and previous laws. हर एक्ट में टाइटल्स देखे होंगे कि दिस एक्ट में बी नोन एज, प्रियम्बल होता है टू कंसोलिडेट एन अमेंड, मार्जिनल नोट्स दिए जाते हैं, प्रोविजो दिया जाता है कि देखो ये इसमें नहीं अप्लाई होगा, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री देखते हैं कि पहले क्या मतलब क्यों इसको किया गया, बिल्स देखते हैं कि इस एक्ट को बनने से पहले बिल क्या था, टेक्स्ट बुक देखते हैं जैसे बहुत सारे टेक्स्ट केसेस में मुल्ला को रिफ़र किया गया है, डिक्शनरीज देखते हैं, ठीक है, इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं,
इलस्ट्रेशन से हमें 299 और सपोज को 300 को कितना आसानी से समझ में आ जाता है। शेड्यूल्स देखते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो 12 शेड्यूल्स हैं, उनको देखते हैं। डेफिनेशन क्लोज देखते हैं कि क्या डेफिनेशन में क्या मिलेंगे। जैसे सपोज करो, जैसे मैंने गर्ल का एग्जांपल लिया था, तो अगर आप आईपीसी के डेफिनेशन क्लोज में जाओगे तो पता चलेगा गर्ल मीन्स एनी एज ऑफ गर्ल, एनी एज ऑफ फीमेल जेंडर। फॉरेन लॉज और डिसीजंस को देखते हैं। तो इस तरीके से मेजर इंटरनल राइट्स ये होते हैं, और इस तरीके से हमारा इंटरप्रिटेशन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।